ओके, कंपाइलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और कंपाइलर का मेन जो टास्क होता है, द टास्क ऑफ अ कंपाइलर इज ट्रांसलेशन। ओके, कंपाइलर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, क्लियर है सभी को? हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? एक सिंपल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, गुड। A software compiler is a software used to convert high-level language into low-level language, and from low-level language back to high-level language. Okay? और जनरली जो हम जिस पर्टिकुलर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो हम आज देखेंगे कि कैसे एक सोर्स कोड जो हम लिखते हैं सी पे, वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में किस किस स्टेप से होकर वो वहां पे पहुंचता है। हम उसे आज ब्रेक करके देखेंगे हर एक स्टेप को। इसे एक सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड, जो आपका सोर्स कोड है, इनटू टारगेट कोड। ओके, इन जनरल द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस और यूजर्स आर कंसीडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। यानी जितने भी आपके सी, सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और उन्हें हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। एंड लो लेवल languages understood by hardware or computer, which is generally binary, okay, 0 and 1s. कुछ कंपाइलर्स जो हम लोगों ने देखा है, टर्बो सी प्लस प्लस देखा, MenjuW, GCC, एंड क्लैंग एक कंपाइलर है जो हमने यूज तो नहीं किया, पर हाँ ये एग्जिस्ट करता है। और ऐसे बहुत सारे कंपाइलर्स यूज अवेलेबल हैं जिन्हें हम जनरली यूज नहीं करते, पर हाँ वो अवेलेबल होते हैं। आप कुछ और नए कंपाइलर्स डाउनलोड करके उन्हें एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। एंड टू टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स अवेलेबल है हमें। पहला है नेटिव कंपाइलर्स एंड सेकंड वन इज क्रॉस कंपाइलर्स। नेटिव कंपाइलर्स वो कंपाइलर होते हैं जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या जिस एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, आप उसे रन करते हैं, वो उसी एनवायरनमेंट के लिए एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ठीक है। क्रॉस कंपाइलर्स वो कंपाइलर्स होते हैं जिनमें आप जब सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस एनवायरनमेंट या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रन कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। ओके, उन्हें क्रॉस कंपाइलर्स बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। कंपाइलेशन की बात करते हैं, जो प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग। Compilation, the process of converting source code into target code, has several phases in it. कुछ phases हैं इसमें, जो 6 phases आपको हर एक compiler में मिलता है। इसके बारे में in depth आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आप compiler डिजाइन पढ़ेंगे। मैं जस्ट आज एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और ओवरव्यू से भी ब्रीफ है, छोटा सा बस एक हिंट। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसे लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं। सेकंड स्टेप इज सिंटैक्स एनालिसिस, third semantic analysis, and fourth is intermediate code generation, fifth one is code optimization, and last and the final step is code generation or target code generation. ये 6 steps पे होते हैं। पर जब हम एक C प्रोग्राम की बात करते हैं, C प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो 6 प्रोसेस इन 4 प्रोसेस में कंबाइन हो जाते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसे बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, happens before compilation। ये compilation जब आप compile press करते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले ही सबसे पहला जो होता है वो प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद कंपाइलिंग स्टार्ट होती है। ओके, एंड आफ्टर कंपाइलेशन देयर इज असेंबली एंड लास्ट स्टेप इज लिंकिंग। क्लियर है सभी? अभी हम एक एक को वन बाय वन देखते हैं। एंड द फर्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग, ओके, प्री प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होता है वो आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है, जिसे हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। ओके, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते चलते हैं साथ साथ। ओके, प्री प्रोसेसिंग में होता है आपका एक्सपेंडिंग ऑफ इंक्लूडेड हेडर फाइल्स। दैट मींस आपका जो हेडर फाइल है उसका पूरा डेफिनेशन आपके मेन सोर्स कोड पे कॉपी होता है। एंड देन एक्सपेंड मैक्रोस,
जो मैक्रोस आपने बिल्ड किया है उसका जो एक तरह से बोल सकते हैं उसका एक्सपेंशन होता है, मतलब उसका एक्चुअल जो उसका डेफिनेशन होता है उसे वो रिप्लेस करता है। एंड द थर्ड थिंग इज रिमूवल ऑफ नॉन कोड्स दैट मीन्स रिमूवल ऑफ कमेंट्स। जो कमेंट्स आपने अपने प्रोग्राम में दिया है उसे वो रिमूव कर देता है और एक नया कोड बनाता है, एक नया फाइलिंग, एक तरह से सेट ऑफ न्यू कोड्स कंप्लीट बनकर तैयार होता है। जब आप एक पर्टिकुलर सोर्स फाइल को जब आप प्री प्रोसेसिंग के बाद आप यूज करते हैं, या प्री प्रोसेसिंग के बाद एक कंप्लीट न्यू सेट ऑफ कोड्स आपका जनरेट होता है। जनरली ये विजिबल नहीं होता या हमें दिखाया, कंपाइलर हमें दिखाता नहीं है, पर हाँ ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। ओके ओके, कुछ फाइल्स हैं जो मैंने मॉर्निंग में क्लास में मैंने यूज किया था। मैं इसे जस्ट पहले डिलीट कर देता हूँ कुछ चीजों को। ओके, एक बेहद सिंपल फाइल है, मैंने एक सिंपल फाइल क्रिएट किया है। ओके, मल्टीलाइन कमेंट, इसमें मैंने यूज किया है हाउ अ प्रोग्राम गेट कंपाइल्स, जो हमारा टॉपिक है कि कैसे किन स्टेप्स पे वो कंपाइल होता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसे हमने कहा है फर्स्ट स्टेप है इसका प्री प्रोसेसिंग। ओके, प्री प्रोसेसिंग है और यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात किए गए हैं। ये डायरेक्टिव्स होते क्या हैं वो देखते हैं अपन। ये जो हैश इंक्लूड आप देख रहे हैं ये डिफाइन करता है कि ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है इसे। ओके, कि जो भी इस पर्टिकुलर लाइन के बाद चीजें आएंगी उन्हें कंपाइलेशन से पहले आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूँ इसे। जब मैं इसे जस्ट कंपाइल करता हूं तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। कंपाइल जैसे ही मैं करता हूं एक फाइल मुझे मिलती है a.out। विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। मेरा एग्जीक्यूटेबल है जो मेरा उबंटू सिस्टम पे ये इसे एग्जीक्यूटेबल बोला जाता है। इस एनवायरनमेंट के लिए एग्जीक्यूटेबल है जिसे मैं सीधे रन करके अपना प्रोग्राम चला सकता हूँ। जैसे a.out, देखो इसने बाय डिफॉल्ट a.out बनाया। अगर यहाँ मैं इसी प्रोग्राम को अगर विंडोज में मैं कंपाइल करता तो वो a.exe बनाता। ओके, और ये उसका आउटपुट है जो मुझे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो एड्रेस, हेलो वर्ल्ड दैन एड्रेस न्यू रायपुर छत्तीसगढ़, एंड एक वैल्यू मुझे प्रिंट हो रही है। ये मेरा एक्चुअल जो सी कोड है, जो मेरा सी प्रोग्राम है उसका ये आउटपुट है, क्योंकि मैंने वहां एक सिंपल सा एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है stdio.h, एंड देन जो हेडर फाइल हमने क्रिएट किया था imb.h हमने उसे इंक्लूड किया। एंड आफ्टर दैट मैंने एक मैक्रो डिफाइंड किया है। हमने लास्ट क्लास में मैक्रो के बारे में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर, लेकिन समझ में नहीं आया था सर, बता दीजिए। समझ में नहीं आया था। ओके, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि आखिर मैक्रोस क्या होते हैं। ओके, मैक्रोस एक शॉर्ट, एक तरह से बोल सकते हैं एक सब्स्टिट्यूट होते हैं कुछ फ्यू लाइंस को, एक फ्यू लाइंस जो जनरली एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को मैं किसी एक छोटे नाम से रिप्लेस करता हूँ, या किसी एक पर्टिकुलर जैसा कि मैं बोल सकता हूँ हैश डिफाइन। ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ओके, इंक्लूड, हैश डिफाइन, बहुत सारे होते हैं आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, पर जनरली हम इन दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं, हैश डिफाइन
ओके, सपोज मेरा कोड में कहीं एक ऐसा ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूं और सपोज मेरे कोड पे मैं हेलो वर्ल्ड सपोज मैं 1000 टाइम्स लिख रहा हूं। सपोज मेरा एक प्रोग्राम है मैंने क्रिएट किया है जहां पे मैं हेलो वर्ल्ड 1000 टाइम्स मैं ये करता हूं। ओके, ऐसा कुछ नंबर ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स उसका मैं यूज कर रहा हूं। ओके, या कोई एक बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे होगा क्या, एक रिडंडेंसी मेरे को जनरेट करनी पड़ेगी। या तो मैं हर बार उससे टाइप करूंगा, पूरा कंप्लीट टाइप करते रहूंगा, तो इसके लिए मैं एक सिंपल एक सब्स्टिट्यूट मैं क्रिएट करता हूं कि भाई मैं इतनी बार इसे नहीं लिखना चाहता। तो मैंने क्या किया, हैश डिफाइन। सर वॉइस लैग कर रही है सर आपकी। ओके, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो। अब क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को? नो सर। यस सर। देखो बेटा, हो सकता है कि तुम्हारे साइड का नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो, क्योंकि या मेरे साइड का नेटवर्क वीक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बस लाइन पे रहो ऑनलाइन, और मे बी वो ठीक हो जाए थोड़ी देर में। ओके, अब क्लियर है आई थिंक? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हैज डिफाइन, और मैं इसे एक नया नाम दे देता हूं। सपोज मैं सिर्फ एच लिखना चाहता हूं उसकी जगह, तो मैंने एच दिया और उसके बाद मैं उसमें क्या वैल्यू, एच किसके रिप्रेजेंट करेगा, तो एच रिप्रेजेंट करेगा मेरे हेलो वर्ल्ड को। ओके, और इसके बाद जहां भी मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है मैं वहां को रिप्लेस कर दूंगा सिर्फ सिंगल एच से। एक तरह से अब तुम देख पा रहे होंगे कि मेरा एक सब्स्टिट्यूट की तरह मैंने यूज किया है उसे यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको सिर्फ अब एच लिखना है और कुछ नहीं, और वो वही काम करेगा जो मेरा हेलो वर्ल्ड पे करता था। ठीक है, सिमिलरली जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, सपोज आपको कहीं पे किसी ऑपरेशन के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं कोई प्रोग्राम, और वहां पे कई जगहों पे आपको किसी नंबर को मतलब वहां पे क्यूब की रिक्वायरमेंट है किसी नंबर की, क्योंकि हमारे पास सी में कोई क्यूब के लिए एक सीधा फंक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, कि आप उस फंक्शन को दें और वो क्यूब रिटर्न कर दे, तो आप उसके लिए एक मैक्रो लिख सकते हैं, एक मैक्रो लिख सकते हैं कि हैज डिफाइंड क्यूब, और उसका एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। इसे कहें तो एक सिंगल लाइन ऑफ फंक्शन है, एक वन लाइन फंक्शन है। ओके, हम देखेंगे कि अभी इसे वो कैसे कन्वर्ट करता है उसे कंप्यूटर, हम वो भी देखेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता x इंटू x इंटू x, तो हर बार मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ती, या कोई और ऑपरेशन मुझे हर बार उसे करना पड़ता। ठीक है, या इसकी जगह अगर मैंने कोई वैल्यू लिया है, सपोज इंट ए लिया मैंने, और बी लिया और सी लिया। सपोज मुझे ए बी सी तीनों का क्यूब निकालना है। ओके, तीनों का क्यूब निकालना है तो मुझे लिखना क्या पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे। a इक्वल्स टू, मैं a पे ही रीस्टोर कर रहा हूं वापस, a इक्वल्स टू a इंटू a, and the similar thing for b equals to b into b। ओके, सिमिलर थिंग मुझे c के लिए भी करना पड़ेगा, c इंटू c। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब इससे होगा क्या? ओके, किसी का माइक ऑन है? ओके गुड। इससे होगा क्या? सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर इन लाइन नंबर 15, नो सर 17, हाँ। आपने क्यूब x लिखा है, हम्म। तो इस प्रोग्रामिंग को कैसे पता कि x इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है? ओके, हम देखो यहाँ पे मैक्रो के साथ यही बेनिफिट है कि यहाँ पे आप कुछ भी चीज को देंगे, वो उसी को जिस फॉर्म जो उसका डेफिनेशन मिला है वो उसी डेफिनेशन पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। बेहद अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, वो ट्राई करेगा कि क्या वो उसे मल्टीप्लाई कर सकता है 3 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम देखते हैं, अभी तुम्हारे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी जस्ट अ मिनट। हम इसे इंटीजर से फ्लोट कर देंगे और उसके बाद कुछ और उसे देकर देखेंगे। ओके, तो देखो अभी क्यों हम इसे मैक्रो बनाते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 3 टाइम्स मुझे वो सारा एक रिडंडेंट ऑपरेशन है कि बार बार मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट से मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, क्यूब एंड देन ए, और यहाँ पे भी मैं वही चीजें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्यूब बी क्यूब सी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एक मुझे एक टूल की तरह वो यूज हो रहा है, एक वन लाइन क्यूब, वन लाइन एक फंक्शन है, एक छोटा फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। और यहाँ भी आप उसे ये कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक टर्म के साथ चलते हैं, इसे हम ले लेते हैं 98 और 78। ओके, और हाँ, अब हम इसे ट्राई करते हैं इस कुछ फ्लोट के साथ भी। मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ। ओके, और इनको वैल्यूज भी मैं दे देता हूँ। इसे हम देते हैं 12, इसे हम देते हैं 5.5 एंड थर्ड वन इज ओके, लेट्स मेक इट कैरेक्टर एंड हम इसे देते हैं ए दे देते हैं। अब देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, और ओके, इसे प्रिंट करना पड़ेगा हमें सभी को। जस्ट अ मिनट, मैं इसे कंपाइल कर लेता हूं। ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपाइलेशन पे। इसे प्रिंट करने के लिए हमें इन्हें प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देते हैं, दिस प्रिंट एफ मैं इसे जस्ट सिंगल एच बना देता हूं ताकि मुझे क्लियरली सारी चीजें विजिबल हो। ओके, फर्स्ट पे आ जाएगा मेरा ए एंड देन सेकंड बी एंड देन थर्ड सी। क्योंकि मेरा इंटीजर है, इंटीजर पे वैलिड हो जाएगा, और सेकंड को प्रिंट करना पड़ेगा मुझे एज अ फ्लोट एंड थर्ड को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा एज अ कैरेक्टर। या मैं ट्राई करता हूं कि मैं इसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करूं यहाँ पे, या प्रिंट करूं। क्लियर है यहाँ तक का कोड? मैं इसे कंपाइल करता हूं फिर से, और यहाँ पे उसे एक एरर मिलता है, format percent as expects argument of type character but the argument 2 has type int। ओके ओके, देखते हैं वो कर क्या रहा है उसे। आई थिंक वो आस्काई वैल्यू के साथ डील कर रहा है, उसके जो भी हमने उसे कैरेक्टर दिया है वो उसे आस्काई में कन्वर्ट करके मैनिपुलेशन परफॉर्म करेगा। जहां तक मैं लगता है वो वही करने वाला है। ए डॉट ओके, फर्स्ट हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया, देन 1728 इसने प्रिंट किया, 166.375 000 एंड देन 274625। आई थिंक ये आपका ओके, जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर। A capital A represented by 65 into 65 into 65। ओके, चेक कर पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है? ये सेम वैल्यू है 274625, 274625। उसने A को एज अ कैरेक्टर की जगह उसने वहां पे 2 को एज आस्काई वैल्यू ट्रीट किया। जब भी आप उसे इस पर्टिकुलर मैक्रो में भेज रहे हैं, और उसे उसके आस्काई वैल्यू पे उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, और जो रिटर्न वैल्यू वो कर रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू कर रहा है। इस वजह से जब मैं इसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ या एज अ स्ट्रिंग में ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे वो एरर शो कर रहा है।
ठीक है, क्लियर है सभी को? सर हाँ यस सर। सर अपर केस कैरेक्टर के ASCII वैल्यू छोटे होते हैं ना, छोटे से। हाँ, ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। ओके, चलिए, यहां हमने देखा कि हमने एक प्रोग्राम बनाया और प्री प्रोसेस। अब हम फर्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि हमारा कंपाइल और ये तो हो जा रहा है, पर हम उसे ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम पहले ये करते हैं, प्री प्रोसेसिंग के बाद कैसा दिखता है हमारा प्रोग्राम। हम ट्राई करते हैं प्री प्रोसेसिंग को जानने के लिए। तो प्री प्रोसेसिंग में हमने देखा कि सबसे पहले तो वो इन हेडर फाइल्स को एक्सपैंड करेगा। दैट मींस वो हेडर फाइल्स के एक्चुअल कोड के साथ वहां से रिप्लेस करना स्टार्ट करेगा। फिर वो imb.h को एक्चुअल कोड के साथ रिप्लेस करेगा। देन हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड से एंड मैक्रो एक्सपेंशन करेगा। उसके बाद जो भी चीजें हम होती हैं उन्हें हम एक बार व्यू करते हैं। इसे देखने के लिए g++-e happy.c। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरा जो फोल्डर है उस पर सिर्फ happy.c, imb.h एंड a.out ये तीन फोल्डर्स, तीन फाइल्स ही अवेलेबल है। और जैसे ही मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड ओके जस्ट अ मिनट, एंड pre.txt, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा एक कोड आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे ये मेरा टर्मिनल है, क्योंकि टर्मिनल पे मैं उससे रीड नहीं कर सकता, मैं उसे एक टेक्स्ट फाइल पर स्टोर करता हूँ जो भी उस पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट आया, और यहाँ पे वो कमांड के आउटपुट मेरे पास है। अब इसे हम चेक करते हैं कि एक्चुअली इस पे है क्या। ये प्री प्रोसेस्ड कोड है हमारा happy.c का, ये प्री प्रोसेस्ड कोड है और ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसकी लेंथ आप लोग देख सकते हैं, इसका लेंथ है आई थिंक 2643 लाइन्स। जो एक हमारा सिंपल हमने प्रोग्राम लिखा था उसका लेंथ इतना बड़ा है। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या चीजें। ये यहां से तो देख पा रहे होंगे कि जो happy.c है वो यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा, एंड इसका एक इंडिकेशन है यहाँ पे 14th लाइन ऑफ happy.c से, 14th लाइन ऑफ happy.c, 14th लाइन ऑफ happy.c, 14th लाइन। ओके, यहां से उसने स्टार्ट किया इसे 14th लाइन से, एंड उसके बाद जो एक्चुअल लाइन है वो इंट मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पे गया वो सारी चीजें हैं। अब ध्यान से देखना, जो मेरा मैक्रो मैंने लिखा है, जस्ट अ मिनट मैं इसे क्लोज करता हूँ। विजिबल है मेरा स्क्रीन सभी को? क्लियर है? यस सर। ओके, जो मेरा डेफिनेशन था, देखो अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने क्यूब ए लिखा है, राइट? लिखा है? यस सर। और देखो ये प्री प्रोसेसिंग के बाद उसने क्या बना दिया, उसने वहां पे ए को 3 टाइम्स रिपीट कराया। दैट मीन्स उसने मैक्रो को एक्सपेंड कर दिया। मैं लिखूंगा जरूर ऐसा, पर जो कंप्यूटर को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो एक्चुअल फॉर्मेट है। ओके, इवन तो जहां पे मैंने उसे कांस्टेंट वैल्यू दिया 78, उसने कांस्टेंट वैल्यू को भी एक्सपेंड करके एक ऐसा लॉजिक बना दिया कि 78 इंटू 78 इंटू 78। ये मेरा फर्स्ट स्टेज के बाद है, जब वो प्री प्रोसेसिंग कर लेता है कंपाइलर, उसके बाद का सिनेरियो है कि जो भी चीजें होती है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखता हूँ, उन सभी चीजों को वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो सी का मैंने दिया, उसने सी का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया, बी का मल्टीप्लीकेशन। और इवन दो उसने यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो पूरा का पूरा जो हेडर फाइल है, सॉरी, ये मेरा जो यहाँ से अब देखना, यहाँ से ऊपर देखना, ये मेरा जो पूरा imb.h जो हेडर फाइल है उसको उसने पूरा इस कोड पे इंक्लूड किया है। ओके, यहाँ से देखो 54th लाइन है ऑफ imb एंड imb.h। ओके, 24th लाइन ऑफ imb.h से उसने स्टार्ट किया है यहाँ पे इंक्लूड करना, इस पर्टिकुलर फाइल पे इंक्लूड करना। मैं वो फाइल भी तुम लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, imb.h। और मैंने बताया कि जैसे कि ये जो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, वो जितने भी कमेंट्स है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है वो। तो उसका 24th ऑफ लाइन से उसने स्टार्ट किया है,
ये है मेरा 24th ऑफ लाइन और उसने वहां से स्टार्ट किया उसे रीड कर, उसे इंक्लूड करना या उसे कैच करना, और उसके बाद उसने 29th लाइन पे 29th लाइन से उसने इंट ऐड को वहां से फैच किया है। क्लियर है? ये देखो 29th लाइन पे उसे इंट मिल रहा है वहां से, एंड नेक्स्ट उसने यहाँ पे इंट ऐड का उसने एज अ पूरा डेफिनेशन वहां से कॉपी किया। ओके यानी कि वो जो पूरा हेडर फाइल है, उसने पूरा हेडर फाइल इस सोर्स कोड पे उसने कैप्चर कर लिया, उसने वहां से कॉपी किया पूरे कोड्स को और यहाँ पे उसने दे दिया उसे। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या कि जब अब कंपाइलर को हेडर फाइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ इस पर्टिकुलर फेज के बाद से उसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे जो भी डेफिनेशन चाहिए होगा उसे विद इन द कोड अवेलेबल हो जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? इसीलिए Yes, जो मेरा एक्चुअल, हाँ बोलो। क्लियर है सर। हाँ, तो इसीलिए मेरा जो एक्चुअल लाइन ऑफ कोड्स है वो यहाँ पे 2000 समथिंग 2643 पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये तो मेरा सबसे पहला स्टेप था कि जब मैं प्री प्रोसेसिंग करता हूं उसे, या जब कंपाइलर से या जो आपका सिस्टम है उसे प्री प्रोसेसिंग करता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन आफ्टर दैट प्री प्रोसेसिंग के बाद होता है नेक्स्ट स्टेप है आपका कंपाइल करना। दैट मींस कन्वर्जन ऑफ प्री प्रोसेस्ड फाइल इनटू असेंबली फाइल। अब हम उसे असेंबली में कन्वर्ट कैसे होता है, असेंबली में कन्वर्ट होने के बाद वो कैसा दिखता है वो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। to convert that particular file happy.c into assembly। ओके अभी हमारे पास अब प्री हो गया कि उसका प्री प्रोसेसिंग के बाद वो कैसा नजर आता है। एंड आफ्टर दैट G++ and -e okay -s for assembly and happy.h। okay sorry it's happy.c। ओके यहाँ पे एक नया फाइल मिल गया आपको happy.s। ओके और ये रहा मेरा असेंबली कोड उसका। ओके आप में से पहले कभी किसी ने असेंबली पढ़ा है? नो सर। नो सर। ओके चलिए आज हम लोग देखते हैं कि असेंबली कैसे दिखता कैसे है, और इससे रिलेटेड असेंबली से मिलता जुलता आप लोग पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर 8085 का जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, या आप लोग आई थिंक 5th और 6th सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे अगर सिलेबस आई थिंक अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप लोगों को ऐसा कुछ देखने को वहां मिलेगा। यहाँ पे ये मूव है, मूव इंस्ट्रक्शन है, मूव दैट पर्टिकुलर वैल्यू टू देयर। ओके रजिस्टर वगैरह की बात कर रहा है, वो ऑफसेट की बात कर रहा है, ये सारी चीजें आप लोग जब पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर की तब क्लियर होंगे। और आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको चीजें लिखनी पड़ती है। ये रहा मेरा स्ट्रिंग एंटर ए सम ऑफ परसेंटेज एंड परसेंटेज। उसने हर एक फंक्शन जो हम लोगों ने एक लेंथ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो देखा था हमने, जो मेरा प्री प्रोसेस्ड जो कोड्स है, अब उसने इस प्री प्रोसेस्ड कोड को उसने किस में कन्वर्ट कर लिया है? असेंबली में। मेरा सबसे पहला होता है आपका सोर्स कोड जो आप लिखते हैं, सोर्स कोड के बाद प्री प्रोसेस्ड आता है आपका, प्री प्रोसेस्ड के बाद आपका असेंबली बन गया वो। ओके यहाँ पे पूरी तरह से असेंबली कोड्स पे है, आप देख सकते हैं ये पूरा, और इसकी लंबाई अब थोड़ी सी आई थिंक कम होगी। ओके यहाँ पे 305 के आसपास इसकी लंबाई है, लेंथ ऑफ लाइन नंबर ऑफ लाइंस। ओके एंड द नेक्स्ट स्टेप जब अब ये क्या हुआ? प्री प्रोसेस देन कंपाइल्ड। अब ये असेंबली पे है। अब असेंबली के बाद वो किस पे कन्वर्ट होगा? ये बाइनरी पे। अब चेक करते हैं इसे बाइनरी पे कन्वर्ट कैसे होगा ये। सॉरी G++-C happy.c। ओके यहाँ पे एक और फाइल मिलेगा मुझे happy.o। ये मेरा बाइनरी पे है, और बाइनरी ये रीडेबल नहीं है पर भी मैं इसे फोर्सफुली मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बाइनरी फाइल है वो 0s and 1s पे होता है आपका, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा जिसपे बहुत सारी चीजें मेरी रीडेबल ही नहीं है। ठीक है
और ये वो कोड्स हैं जो आपको एज इट इज नजर आ रहे हैं, जिन्हें मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये एक्चुअल कोड्स नहीं है। ओके, जो कोड्स है वो ये सारी चीजें कोड्स में कन्वर्ट हुए हैं। ओके, ये कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने हेडर फाइल पे मैंने जो इंक्लूड किया था वो उसका डिस्क्रिप्शन है वो, आई थिंक हेडर फाइल। ओके, यहाँ पे जो चीजें मैंने इंक्लूड किया था उसे, उनमें से कुछ चीजें हैं उसके पास। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे वो बाइनरी में उसने कन्वर्ट किया। एंड द लास्ट स्टेप जो लिंकिंग होती है आपकी, वो लिंक करता है इसी बाइनरी फाइल को, वो कन्वर्ट करता है .a.out पे। ठीक है, वापस इस पे आते हैं। सर असेंबली वाला अच्छे से क्लियर नहीं हुआ सर। असेंबली वाला अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट। जब आपको पहला, हाँ सर वो जो आप कोड ट्रांसफर किए थे ना, उसमें सर जो रेक्टेंगल है वो क्या है सर? कोड ट्रांसफर किया था रेक्टेंगल, कहाँ बेटा ये वाला? सर वो मशीन लैंग्वेज में आया था ना सर। ये ओके, जस्ट अ मिनट, ये वाले? हाँ सर ये। देखो सर, ये रेक्टेंगल और ये समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली। जब मैं इसे खोलता हूँ तो रुको, मैं फिर से इसे दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखो VS कोड क्या बोल रहा है, द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द एडिटर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेस एन अनसपोर्टेबल टेक्स्ट इनकोडिंग। ये पहले ही बता दिया कि आइदर ये बाइनरी पे है या उस टेक्स्ट फॉर्मेट पे लिखा गया है जिसे मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो मैं इस पे क्या करता हूं, मैं डू यू वांट टू ओपन इट एनीवे बोल रहा है वो, तो हाँ मुझे किसी भी तरीके से उसे देखना है तो मैं वहां पे क्लिक करता हूं, तब वो मुझे ऐसा कुछ दिखाता है। एक्चुअली ये बाइनरी फाइल है और ये बाइनरी फाइल को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है कि वो कैसा दिखेगा आपको, वो इसके पास अवेलेबल नहीं है सिस्टम। ओके, VS कोड पे, ठीक है। और इसी फाइल को अगर मैं अपने सिस्टम पे ओपन करूं तो वो कुछ और उसे उसका व्यू दिखाएगा। जस्ट अ मिनट, ओपन कंटेनिंग फोल्डर and happy.o। ये देखो यहाँ पे वो कुछ और दिखा रहा है उसे, दिख रहा है? और ये भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ये भी देखो कुछ एक बॉक्सेस रेक्टेंगल समथिंग ऐसा कुछ दिखा रहा है, और हर एक रेक्टेंगल की कुछ अलग वैल्यूज है, 0 पूरा समथिंग कुछ ऐसा नंबर से दिख रहे हैं आपको। क्लियर है ये? सर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना जो वो इंटरनली समझता है? हाँ, ये बाइनरी पे है अभी ये, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, असेंबली किसी को क्लियर नहीं हुई थी आई थिंक। देखो असेंबली आपका जब आप प्री प्रोसेस कर लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो जब हम एक फाइल को कंपाइल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग। और प्री प्रोसेसिंग में कोई फाइल तो वो जनरेट नहीं करता, तो मैंने उसे मैन्युअली एक टेक्स्ट फाइल पे मैंने उसे ट्रांसफर कर लिया। पूरे जो कोड्स थे मैंने उसे एक टेक्स्ट फाइल पे मैंने कॉपी कर लिया ताकि मैं उसे देख सकूं कि भाई आप प्री प्रोसेसिंग में कर क्या रहे हैं, ठीक है। और वो प्री प्रोसेसिंग का कोड मेरे पास आ गया तो मैंने उस पर चेक किया कि वो कर क्या रहा है, तो मुझे पता चला उसने वहां से जितने भी कमेंट्स थे, कमेंट्स को उसने रिमूव कर दिया। जो भी हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड किया था, उस पूरे हेडर फाइल में जितने भी डेफिनेशन थे उसने पूरी चीजें मेरे कोड पे इंक्लूड कर दिया। उससे हो क्या रहा है कि उसे अब अलग से किसी हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो खुद में इंडिपेंडेंटली अब वर्क कर सकता है। ओके, एंड आफ्टर दैट मैंने उसे क्या किया, उसने कंपाइलर को दिया। उसने प्री प्रोसेस जो आपका ये था, जो प्री प्रोसेस फाइल है, जो आपका प्री प्रोसेस फाइल है, उसे उसने कंपाइलर को दिया। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने सोर्स कोड लिखा, ओके, जो कि मेरा था सी पे, ओके। और इस सोर्स कोड पे क्या क्या थे, मेरे हेडर फाइल्स थे, और जो सेकंड थिंग्स थे मैक्रोस, ओके। अब ये जैसे ही मैं इसे कंपाइल करना स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। और प्री प्रोसेसिंग जब ये परफॉर्म करता है तो ये क्या करता है, जितने भी हेडर फाइल्स होते हैं उनके डेफिनेशंस को कॉपी करता है और सभी चीजों को वो वहां पे पेस्ट कर देता है।
जो भी मेरा एक्चुअल फाइल होता है उसमें वो पेस्ट कर देता है। जिससे जो मैक्रोस होते हैं उन्हें एक्सपैंड करता है, और जो कमेंट्स मैं देता हूँ, कमेंट्स जो उसमें होते हैं उसे रिमूव कर देता है। ओके, रिमूव द कमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग। और इसका जो आउटपुट होता है वो कोई फाइल नहीं होता, फाइल एक्चुअली एग्जैक्ट कोई फाइल नहीं होता, एक कंप्लीट फाइल होता है, एक कोड होता है इसका। जो प्री प्रोसेसिंग के बाद एक कोड जनरेट होता है, उस कोड को मैंने जस्ट व्यू करने के लिए मैंने pre.txt फाइल पे मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका प्री प्रोसेसिंग। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइल। और जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद वो क्या जनरेट करता है, असेंबली, असेंबली कोड जनरेट करता है, और इसका एक्सटेंशन होता है .s। ओके, असेंबली कोड जनरेट करता है, और असेंबली कोड के बाद जब हम उसे फिर से जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद का स्टेप होता है इसका हम क्योंकि असेंबली है तो उसे हम असेंबलर को देते हैं, और इसलिए इसे असेंबली बोलते हैं। और जब हम असेंबलर को उसे देते हैं तो क्या करता है, उसे असेंबली टू बाइनरी कन्वर्ट करता है। ओके, बाइनरी मींस इट इज इन 0 and 1s। ओके, और इस बाइनरी के बाद जो लास्ट स्टेप होता है उसे लिंकिंग बोला जाता है। ओके, इस लिंकिंग में क्या होता है, जो आपका बाइनरी फाइल है उसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये कुछ इंटरनल प्रोसेस है, और हमें जो दिखाई देता है वो सीधा एक सोर्स फाइल दिखाई देता है, और लास्ट का जो एग्जीक्यूटेबल है वो दिखाई देता है। जो इन बिटवीन जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमें विजिबल नहीं हो पाते। क्लियर है सभी को ये? क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, किसी sir. को डाउट इस पे भी अभी भी? ठीक है, तो आप ये सारी चीजें खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। आप एक फाइल बनाएंगे और हर एक स्टेप को आप वहां से आप चेक कर सकते हैं कि क्या सच में वो अपना पूरा हेडर फाइल इस पे कॉपी कर रहा है। और किसी ने एक शायद क्वेश्चन पूछा था कि हम कितने हेडर फाइल्स अपने सिस्टम पे या अपने प्रोग्राम पे इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी क्लास में किसी ने पूछा था? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं कि आप जितना ज्यादा हेडर फाइल्स आपके आपके सोर्स कोड पे आप इंक्लूड करेंगे, आपका जो प्री प्रोसेस्ड कोड है वो उतना ज्यादा लंबा होते जाएगा या उतना बड़ा होते जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस पे एक और हेडर फाइल में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, हैश इंक्लूड connew.h। ओके, मैंने इंक्लूड किया और जस्ट मैं इसे प्री प्रोसेस करता हूँ। अब देखते हैं इसका लेंथ ऑफ कोड, अभी तक देखते हैं अभी तक कितना लेंथ है इसका, और इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा। ये जा रहा है 2643 तक। ओके, और मैंने इसे नया ओके, को नो सच फाइल और डायरेक्टरी conio.h एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बोल रहा है। ओके, क्या इसे सपोर्ट करोगे? ओके, conio उसके पास अवेलेबल नहीं है। हम stdlib को ट्राई करते हैं। ओके, अब इसका नया जनरेट हुआ है यहाँ पे new.txt। मैंने new.txt पे किया है। अब new.txt का टोटल लेंथ हम देखते हैं, इसका लेंथ क्या है, हमें वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, 2645 एंड 2643।
ओके, आई थिंक 3 लाइंस बस उसने इंक्रीज किया, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है जो हमें नहीं पता। ओके, यहाँ पे वो लिखता है happy.c built in कमांड लाइन। एंड आप लोग अपने सिस्टम पे इसे एक रीड करने, जस्ट एक ट्राई करिएगा कि आप उसे पढ़कर देखिए कि उस पे आखिर उस पे लिखा क्या क्या चीजें हैं उसने। और आपके सिस्टम में भी कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लिनक्स पे हूँ, तो ये लिनक्स के सारी चीजें को इंक्लूड कर रहा है, जो भी से वहां से उस पर इंक्लूड कर रहा है। उसके बाद उसने स्टार्ट किया इसे डेफिनेशन एंड ओके, जस्ट अ मिनट, मैं एक और चीज मैं इस पर ट्राई करते हैं अपन। एक stdlib का भी समथिंग कुछ यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि जिस हेडर फाइल को हम एक्चुअल एक्सेस कर रहे हैं क्या वो उसी के कोड्स को वहां पे ये कर रहा है सिस्टम। और मैं यहाँ पे क्लियर परफॉर्म करता हूँ, क्लियर, एंड दैट्स ओके। 2646 यहाँ अभी भी आई थिंक उसी के आसपास वो लाइंस क्रिएट कर रहा है। सॉरी, ये सारे आइदर सिस्टम रिलेटेड लाइंस हैं या समथिंग कुछ जिसे वो समझता है। ओके, और इस पे कुछ चीजें आप लोगों को नोन दिखेंगी, जैसे इंक्लूड कर रहा है सभी पे। ओके, क्लियर है? तो फिर ये सारे स्टेप्स आप लोगों को, सर। हाँ यस सर। हाँ बोलो सर, सर इफ वी हैव टू समराइज द वर्ड असेंबली तो सर कैसे करेंगे? जस्ट assembly is a language which is combination of numeric या अल्फा न्यूमेरिक लैंग्वेज बोला जाता है इसे, ठीक है। असेंबली, और असेंबली वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सेट पे है, मशीन के इंस्ट्रक्शन सेट पे है। ये इसे बोल सकते हो मशीन लैंग्वेज से जस्ट ऊपर वाला जो फेज है उसे असेंबली बोला जाता है, ठीक है। असेंबली एक तरह से पूरा तो मशीन नहीं होता, पर हाँ मिडिल पे आता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज पे नहीं आता असेंबली। सर जो प्री प्रोसेस डेटा होता है सर, जैसे आपने टेक्स्ट में जो किया था सर, उससे अगर रिलेट करना चाहे तो मतलब क्या डिफरेंस होगा सर उसमें? देखो सीधे मैं तुम्हें डिफरेंस शो करता हूं। जो यहाँ है, जो प्री प्रोसेस है, प्री प्रोसेस अभी भी हायर लैंग्वेज पे है, ओके। इसे हायर लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज है। ये जो प्री प्रोसेस्ड है वो वही कोड, जो सोर्स कोड तुमने लिखा है वही सोर्स कोड है, वो बस उसमें चेंज किया है सोर्स कोड पे कि जितना भी जो तुम्हारा एक्चुअल सोर्स कोड है वो तुम्हारा हेडर फाइल डिपेंडेंट है कि अगर तुम हेडर फाइल्स को या इसे कहीं ऐसी जगह चलाओ जहां पे हेडर फाइल्स अवेलेबल नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। पर जब तुम्हारा प्री प्रोसेस जो टेक्स्ट है उसमें हेडर फाइल्स ऑलरेडी उसने इंक्लूड कर दिए हैं, हेडर फाइल्स के जितने भी कोड्स उसे लगे शायद वो यूजफुल है, उसे उसने पूरी तरह से उस पर कॉपी कर लिया है। ये देखो ये सारी चीजें हैं, आई थिंक ये सभी चीजें हेडर फाइल्स के ही कोड्स हैं, ओके। आइदर मतलब आइदर stdlib के हैं और stdio के ही कोड्स हैं जो उसने कॉपी किए हैं यहाँ पे। और जो भी उसे लगता है कि सिस्टम रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, जो कोड्स या कमांड्स है, उन सभी चीजों को उसने इंक्लूड किया है। देखो जैसे यहाँ पे एक .h और फाइल का एक्सटेंशन मिल रहा है, जबकि ये चीजें हमने उस पर कॉल नहीं की, पर उसे जो चीजें उसे चाहिए यहाँ पे देखो इंक्लूड्स 56 लाइन पे इंक्लूड करता है ये। यूजर इंक्लूड्स stdlib.h 234। अब ये 234 क्या है ये मुझे भी नहीं पता, और काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मैंने कभी इसे रीड करने की कोशिश नहीं किया मैंने ज्यादा कि भाई इसे मैं पूरी तरह से रीड कर पाऊँ, ठीक है। पर हाँ यहां तक मैंने पहले भी ट्राई किया है कि इसे आखिर होता क्या, कैसे प्री प्रोसेसिंग। ओके, आप लोग जस्ट आप खुद के कंप्यूटर पे इसे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या चल क्या रहा है इस पे। ये बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कोड्स को यहाँ पे इंक्लूड करता है और उसके बाद आपका प्री प्रोसेस्ड आपका जो भी फाइल है वो जनरेट होता है।
और इसका जो एक्चुअल फाइल है हमारा वो नीचे होगा बहुत। ये देखो, ये पूरा मेरा जो imb.h है वो पूरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वो पूरा उसका डेफिनेशन उसने वहां पर कॉपी कर दिया। और ये जो अब क्या होगा, जो कंपाइलर को क्या मिलेगा, कंपाइलर को ये सिंगल फाइल मिलेगी है, ठीक है। तो कंपाइलर को जैसे सिंगल फाइल मिलता है वो उसे असेंबली में कन्वर्ट कर देता है, और ये उसकी असेंबली है। यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नजर आ रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और इन इंस्ट्रक्शंस को फिर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी पे, और क्योंकि बाइनरी रीडेबल नहीं है हमारे लिए फिलहाल, और इसे हम कहीं से नेट से रीड कर सकते हैं शायद। बाइनरी फाइल रीडर, ऑनलाइन। ओके, बाइनरी फाइल एडिटर है ये। मैं इस पे ट्राई करता हूँ कि मैं इसे ओपन करूँ, ओपन फाइल एंड लोकेशन। ओके, मेरा happy.o मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो, happy.o कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये happy.o है और ये 4 बाइट्स का है, ये सारी चीजें उस पे हैं और ऐसा कुछ है। ओके, जो ह्यूमन रीडेबल तो मुझे लग नहीं रहा है ये किसी भी ये से आप ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाएंगे कि। और ओके, ये पूरे नंबर्स पे है आपका, इधर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये पूरा, और इसका एक कुछ रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ दिखा रहा है। ये जो ये पोर्शन है उसका कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आई थिंक, और ये पूरा उसका बाइनरी फाइल है। क्लियर है अब? यस सर। ये hexedit.it एक नाम का एक वेबसाइट है, वहां से मैं इसे देख रहा हूँ। ओके, आप लोग यूज कर सकते हैं, आप देखना अगर आप इसे एक्चुअल देखना चाहते हैं। किसी ने चीट इंजन यूज किया है? आपकी वॉइस लैग हो गई थी, एक बार फिर से बोलिए। ओके, वेबसाइट का नाम बताऊं? यस सर। hexed.it। मैं इसे आप लोगों को चैट बॉक्स पे भी ये कर देता हूँ। यहाँ पे जाकर आप अपना फाइल भी अपलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि वो कैसे नजर आ रहा है। ओके, और चीजें आप वहां पे और ये कर सकते हैं। आप में से, हाँ, मैंने पूछा था किसी को कि आप लोगों ने क्या कभी चीट इंजन यूज किया है गेम के, जब आप ऑफलाइन गेम्स खेलते हैं? यस सर, यस सर। हाँ, कभी सर चीट वाई इंजन सिटी का में किए थे। इस पे? सर वाई सिटी एक गेम था तो हाँ, उसमें चीट कोड हाँ, आता था। हाँ, तो चीट कोड भी वैसे होते हैं, और चीट इंजन एक अलग आता है जो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वो क्या करता है, आपके मेमोरी लोकेशन पे उस लोकेट करता है, और वहां से फिर आप अपने जो पॉइंट्स हैं या स्पेशल वेपन्स वगैरह है उनके जो वैल्यूज है उसे आप इंटायरली चेंज कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट क्लास पे याद दिलाना, मैं आप लोगों को जो गेम हैलो एक गेम है उस पर मैं शायद उसे इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को ट्राई करूंगा कि मैं उस पर इम्प्लीमेंट करके आपको शो करूं कि कैसे आप किसी और फाइल के थ्रू आप उसके बाइनरी कोड्स पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करके आप वहां पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके सिस्टम में गेम्स इंस्टॉल है, कोई खेलते हैं आप, तो आप चीट इंजन डाउनलोड करेंगे और चीट इंजन का आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि हाउ टू यूज चीट इंजन, और वहां पे आप अप्लाई करके अपने वेपन्स का जो आपके कॉइन्स हैं, गोल्ड वगैरह है, या आपका आर्मर वगैरह है, जनरली मैं उसे बुलेट्स या जो मेरे वेपन्स है उनको इंक्रीमेंट करने के लिए, या जो वहां पे बाउंटी वगैरह मिलता है, जो भी आपको मिलता है, उन्हें इंक्रीमेंट करने के लिए मैं उसे यूज करता था। सिर्फ ऑफलाइन में ट्राई करना, ऑनलाइन में वो सारी चीजें बैन होती हैं और ऑनलाइन में उसे यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग ये ट्राई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट आज की क्लास में? नो सर। ओके।